चलिए, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अपना क्लासेस में। अपना क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का दिल खोल के स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं के साइंस के VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न का डिस्कशन करने वाले हैं। ये साइंस का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा जिसका आज डिस्कशन करने वाले हैं। तो आप भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले हमने साइंस और सोशल साइंस का कई वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उस वीडियो को भी जाकर देख लीजिएगा, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, तो आपको उसको भी देख लेना है। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आपका आज का पहला प्रश्न हो जाएगा, एल्कीन का सामान्य सूत्र है। एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n। तो बिल्कुल सही है। एल्कीन का सामान्य सूत्र हो जाएगा CnH2n। CnH2n। अब बात करें एल्काइन का, तो एल्काइन का हो जाएगा CnH2n-2। CnH2n-2। और बात करें एल्केन, एल्केन का हो जाएगा CnH2n+2। CnH2n+2। तो आपको ध्यान में रखना है तीनों चीज को, क्योंकि कुछ भी पूछे तो आपको उसका जवाब दे देना है, तो आपको ध्यान में रखना है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या है। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी है? 7। तो बिल्कुल सही है। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या 7 है। आवर्तों की संख्या 7 है। तो आपका वर्ग हो जाएगा 18। तो वही अगर वर्ग पूछ ले आधुनिक आवर्त सारणी में, वही आपसे वर्ग पूछ ले तो 18। आपको ध्यान में रखना है, आवर्त पूछे तो 7 और वर्ग पूछे तो 18। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, समूह में ऊपर से नीचे जाने पर, समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार में क्या परिवर्तन होता है? समूह में ऊपर से नीचे जाने पर आकार में क्या परिवर्तन होता है? परमाणु साइज बढ़ता है। तो बिल्कुल सही है, परमाणु का साइज बढ़ता है। समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का साइज बढ़ता है, तो आपको ध्यान में रखना है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, इनमें से कौन अधातु तरल अवस्था में होता है? इनमें से कौन अधातु तरल अवस्था में होता है? ब्रोमीन। तो बिल्कुल सही है, ब्रोमीन जो कि होता है तरल अवस्था में होता है। तो आपको ध्यान में रखना है, तरल अवस्था में होता है और कमरे के ताप पर भी तरल अवस्था में होता है, तो आपको ध्यान में रखना है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, कार्बन की परमाणु संख्या कितनी है? कार्बन की परमाणु संख्या कितनी है? 6। तो बिल्कुल सही है, आपको ध्यान में रखना है। कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो 6 होता है, तो आपको ध्यान में रखना है। इससे पहले मैंने पिछली वीडियो में 1 से 20 तक परमाणु संख्या बताया था, तो आपको उस वीडियो को भी जाकर देख लेना है, क्योंकि परमाणु संख्या से 100% क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको कम से कम 1 से 20 तक याद रखना है। पिछली वीडियो को जाकर देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें मैंने सब चीज डिस्कस कर दिया है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, लोहा से जिंक को लेपित करने की क्रिया को कहते हैं। लोहा से जिंक को लेपित करने की क्रिया को कहते हैं गैल्वेनीकरण। तो बिल्कुल सही है, गैल्वेनीकरण। गैल्वेनीकरण, लोहा से जिंक को लेपित करने की क्रिया को कहते हैं गैल्वेनीकरण। आपको ध्यान में रखना है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की, जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है? H2 यानी हाइड्रोजन गैस बनता है। H2 यानी हाइड्रोजन गैस, बिल्कुल सही है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन अधिक अभिक्रियाशील है? निम्नलिखित में से कौन अभिक्रियाशील है? आपको 4 ऑप्शन दे देगा और पूछेगा निम्नलिखित में से कौन अधिक अभिक्रियाशील है? कॉपर। कॉपर, बिल्कुल सही है। Cu दे देगा। Cu का मतलब होता है कॉपर, बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं आगे की ओर। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्न में से कौन अधातु है? 4 ऑप्शन दे देगा और पूछेगा निम्न में से कौन अधातु है? तो बिल्कुल सही है, कार्बन अधातु है। इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, उसमें से कार्बन अधातु है, तो आपको बिल्कुल सही उत्तर है। बढ़ते हैं आगे की ओर। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, कैल्शियम की परमाणु संख्या, कैल्शियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? 20। तो बिल्कुल सही है, कैल्शियम की परमाणु संख्या 20 होता है। कैल्शियम की परमाणु संख्या 20 होता है, तो आपको ध्यान में रखना है। हमने 1 से 20 तक का परमाणु संख्या बता दिया है पिछले वीडियो में, उसको भी देख लीजिएगा, क्योंकि इससे 100% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि देख रहे हैं बार बार क्वेश्चन आ रहा है, तो आपको उसे नोट कर लेना है। पिछली वीडियो को जाकर देख लीजिएगा। आपका अगला प्रश्न है, सिलिका क्या है? सिलिका क्या है? सिलिका क्या है? ये जो है नमी सुखाने वाला पदार्थ होता है, जो कि ट्रांसफार्मर में लगाया जाता है। ब्रीदर के रूप में ये काम करता है सिलिका जेल, ठीक है। तो इसको ट्रांसफार्मर में उपयोग किया जाता है
और ये जो है सांस लेने का कार्य करता है ट्रांसफार्मर में, तो उसे सिलिका कहते हैं। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो बिल्कुल सही है, नाइट्रोजन अणु में 3 सहसंयोजक बंधन होते हैं, आपको ध्यान में रखना है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaCO3। तो बिल्कुल सही है, CaCO3 का संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, कौन सा एंजाइम इम्लीकृत वसा का पाचन करता है? कौन सा एंजाइम इम्लीकृत वसा का पाचन करता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लाइपेज। लाइपेज है जो कि इम्लीकृत वसा का पाचन करता है, तो आपको ध्यान में रखना है लाइपेज है कि जो कि इम्लीकृत वसा का पाचन करता है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, लाल रक्त कणिकाओं को लाल कौन बनाता है? लाल रक्त कणिकाओं को लाल कौन बनाता है? लोहा के यौगिक। तो बिल्कुल सही है, लोहा के यौगिक है जो कि लाल रक्त कणिकाओं को लाल बनाता है। अगर पूछा जाए कि लोहा जो है सर्वाधिक मात्रा में किस में पाया जाता है, तो हरी साग सब्जी पालक में ज्यादातर पाया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि लोहा किस में ज्यादा पाया जाता है? तो हरी साग सब्जी में। तो आपको ध्यान में रखना है, ये भी पूछा जाता है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, इनमें से कौन फल पकाने के लिए प्रयुक्त होता है? इनमें से कौन फल पकाने के लिए प्रयुक्त होता है? तो बिल्कुल सही है, एथिलीन है जो कि उसका प्रयोग होता है फल पकाने में। ये कृत्रिम रूप से फल को पकाता है, और एसिटिलीन जो होता है, एसिटिलीन प्राकृतिक रूप से फल को पकाता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि अगर पूछ ले कि प्राकृतिक रूप से जो कि फल को कौन पकाता है, तो एसिटिलीन, और पूछ ले कृत्रिम रूप से फल को कौन पकाता है, तो एथिलीन। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, वह परक्रम जिनके द्वारा जीव अपने जैसी संतानों की उत्पत्ति करते हैं क्या कहलाता है? जनन। तो बिल्कुल सही है, जनन कहलाता है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, सामान्य प्रकुंचन रक्तदाब होता है। सामान्य प्रकुंचन रक्तदाब होता है, कितना होता है? 120 mm होता है, 120 mm। आपको ध्यान में रखना है। अगर सामान्य रक्तदाब की बात किया जाए तो 120/80 होता है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन पादप के अन्य भागों में किसके द्वारा भेजा जाता है? फ्लोएम द्वारा। बिल्कुल सही है, भोजन की बात करें तो फ्लोएम पहुंचाता है, अगर वही जल की बात करें तो जाइलम पहुंचाता है। जल से जाइलम, तो आपको ध्यान रखना है, जल से जल और जल से जाइलम। और खाद्य पदार्थ की बात कर ली यानी भोजन की, तो फ्लोएम। आपको ध्यान, अगर पौधे में बात किया जाए कि पौधा के जो पत्ती होता है वो हरा क्यों होता है, कैसे होता है, तो क्लोरोफिल के कारण जो होता है पौधा की पत्ती हरा होता है। तो आपको ध्यान में रखना है इन सभी बातों को। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, कालाजार बीमारी किस रोगजनक के कारण होता है? कालाजार बीमारी किस रोगजनक के कारण होता है? लेशमानिया। बिल्कुल सही है, लेशमानिया के कारण ही कालाजार बीमारी होता है, लेशमानिया। आपको ध्यान में रखना है, लेशमानिया। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्न में से कौन सा द्विलिंगी पुष्प है? आपको 4 ऑप्शन दे देगा और पूछेगा कि निम्न में से कौन द्विलिंगी पुष्प है? द्विलिंगी पुष्प है गुलाब के फूल। तो बिल्कुल सही है, गुलाब का फूल, गुलाब का पुष्प हो जाएगा द्विलिंगी पुष्प। आपको ध्यान में रखना है। आपका अगला प्रश्न है, हमारे शरीर की सभी ऐच्छिक क्रियाएं नियंत्रित होती है। हमारे शरीर की सभी ऐच्छिक क्रियाएं नियंत्रित होती है किसके द्वारा? अनुमस्तिष्क। तो बिल्कुल सही है, अनुमस्तिष्क द्वारा। अनुमस्तिष्क द्वारा हमारे शरीर की सभी ऐच्छिक क्रियाएं नियंत्रित होता है, अनुमस्तिष्क द्वारा, अनुमस्तिष्क द्वारा। आपका अगला प्रश्न है, जंतु में वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। जंतु में वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है, पीयूष ग्रंथि। बिल्कुल सही है, पीयूष ग्रंथि द्वारा। पीयूष ग्रंथि द्वारा जंतुओं में वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है पीयूष ग्रंथि द्वारा। और बात करें पीयूष ग्रंथि के बारे में, तो इसे भी मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। पीयूष ग्रंथि को ही मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, तो आपको ध्यान में रखना है। अगर पूछ ले कि मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है, तो पीयूष ग्रंथि को ही मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न है, आनुवंशिकता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? आनुवंशिकता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया?
तो आपका सही उत्तर है मेंडल ने, गेगर जॉन मेंडल ने आनुवंशिकता का सिद्धांत गेगर जॉन मेंडल ने प्रतिपादित किया था। किन पौधों पर संशोधित किया मटर के था? पौधे पर। मटर के पौधों पर संशोधित किया था गेगर जॉन मेंडल ने। आपको ध्यान रखना है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होते हैं, स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होते हैं XX। बिल्कुल सही है, स्त्रियों में XX गुणसूत्र होता है। वही बात कर ले पुरुष में तो XY गुणसूत्र होता है, पुरुष में XY और स्त्री में XX। आपको ध्यान में रखना है। टोटल गुणसूत्र की बात करें तो 46 होता है, टोटल गुणसूत्र 46 होता है। और बात करें युग्म यानी जोड़ा तो 23 जोड़ा होता है, 23 जोड़ा बोले तो 46 गुणसूत्र। आपको ध्यान में रखना है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, निषेचन क्रिया के पश्चात युग्मनज में क्या बनता है? निषेचन क्रिया के पश्चात युग्मनज में क्या बनता है? तो भ्रूण बनता है। आपको ध्यान में रखना है, निषेचन क्रिया के पश्चात युग्मनज में भ्रूण बनता है, तो आपको ध्यान में रखना है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, अवशेषी अंग का उदाहरण है, अवशेषी अंग का उदाहरण है तो आपको ध्यान में रखना है कि अवशेषी अंग का उदाहरण हो जाएगा कर्णपल्लव की पेशियां। अवशेषी अंग का उदाहरण है कर्णपल्लव की पेशियां, पुच्छ कशेरुकाय और निषेचक पटल। ये सभी जो है कि अवशेषी अंग है। अवशेषी अंग कौन कौन हो जाएगा? कर्णपल्लव की पेशियां, पुच्छ कशेरुकाय और निषेचक पटल, ये सभी अवशेषी अंग है। आपको ध्यान में रखना है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, एक आहार श्रृंखला में शाकाहारी से निर्माण होता है, एक आहार श्रृंखला में शाकाहारी से निर्माण होता है द्वितीय पोषी स्तर। बिल्कुल सही है, द्वितीय पोषी स्तर का निर्माण होता है। एक आहार श्रृंखला में शाकाहारी से द्वितीय पोषी स्तर का निर्माण होता है, तो आपको ध्यान में रखना है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, मैग्नीशियम पाया जाता है, मैग्नीशियम किसमें पाया जाता है? क्लोरोफिल। तो बिल्कुल सही है, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। और यही क्लोरोफिल के कारण पत्ती हरा दिखाई देता है। तो आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है, मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन होता है? वृक्क होता है। बिल्कुल सही है, मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग वृक्क होता है, तो आपको ध्यान में रखना है। आपका अगला प्रश्न है, खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है कॉकरोच में। बिल्कुल सही है, खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है कॉकरोच में, तो आपको ध्यान में रखना है, खुला परिसंचरण तंत्र होता है कॉकरोच में। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? मधुमेह। तो बिल्कुल सही है, मधुमेह। इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग उत्पन्न होता है। मधुमेह बोले तो डायबिटीज, चीनी का बीमारी जो होता है उसे मधुमेह ही कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, तो किसकी कमी से मधुमेह होता है? तो इंसुलिन की कमी से, तो आपको ध्यान में रखना है। आपका अगला प्रश्न होगा, तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होता है? तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होता है? इंडोडर्म। तो बिल्कुल सही है, इंडोडर्म के द्वारा ही तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति प्राथमिक ऊतक द्वारा होता है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है उत्सर्जन से। बिल्कुल सही है, उत्सर्जन से। वृक्क जो होता है कि हानिकारक पदार्थों को उत्सर्जन के माध्यम से यानी बाहर निकालता है, तो आपको ध्यान में रखना है। आपका अगला प्रश्न है, दही के जमाने में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया होती है? दही के जमाने में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया होती है? किण्वन की प्रक्रिया होती है, किण्वन की प्रक्रिया। दही के जमने में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया होती है? तो किण्वन की क्रिया। वही बात करें तो दूध से दही कैसे जमता है? तो लैक्टोबैसिलस कीटाणु के कारण ही जो कि दही जमता है, तो आपको ध्यान में रखना है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, मानव मादा में निषेचन होता है, मानव मादा में निषेचन होता है फैलोपियन नलिका में। बिल्कुल सही है, मानव मादा में निषेचन होता है फैलोपियन नलिका में, फैलोपियन नलिका में, तो आपको ध्यान में रखना है। मानव मादा में निषेचन होता है फैलोपियन नलिका द्वारा।
आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, विभवांतर मापने वाला यंत्र को कहते हैं? वोल्ट मीटर। तो बिल्कुल सही, विभवांतर मापने वाले यंत्र को वोल्ट मीटर कहते हैं। ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या होता है? ऊर्जा का ऐसा मात्रक जूल होता है। आपको ध्यान में रखना, ऊर्जा का ऐसा मात्रक जूल होता है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, क्लोरीन की परमाणु संख्या कितनी होती है? क्लोरीन की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो 17। बिल्कुल सही है, क्लोरीन की परमाणु संख्या 17 होती है। यानी परमाणु संख्या से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो आपको परमाणु संख्या को कम से कम 20 तक याद करके रखना है, जो कि हमने पिछली वीडियो साइंस की वीडियो में हमने इसके बारे में फुल चर्चा कर दिया है। तो आपको उस वीडियो को भी देख लेना है, जाके अपना क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर जाके उन वीडियो को देख लेना, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो ये था बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं का साइंस का वीवीए ऑब्जेक्टिव प्रश्न का डिस्कशन, जो हमने आपके साथ साझा किया है। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लग जाए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम रोज आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, क्योंकि कमेंट करते हैं तो हम लोग ज़्यादा मोटिवेट होते हैं। तो कमेंट जरूर कीजिएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा, आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, तो कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।